नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुष मंत्र। तमाम टॉपिक्स को कवर करते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तमाम ज्वलन टॉपिक को हम कवर करते हैं। इसको कवर करते हुए जब हम पहुंचे थे डायबिटिक पर, हमारा काफिला था, तो डायबिटिक का एक मल्टी ब्रांचेस चीज़ें हैं। यहाँ क्वेश्चन बहुत जनरेट होते हैं, तो क्वेश्चंस जो जनरेट होते हैं उस हिसाब से हम उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और जो लगातार पूछा जा रहा था कि डायबिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त करीब करीब 90% जो डायबिटिक से पीड़ित हैं या जो प्री डायबिटिक हैं, दोनों में ही ये प्रॉब्लम आ रही है, सेक्स प्रॉब्लम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको आदमी डिस्कस भी नहीं करता किसी से। भारतीय समाज में तो डिस्कस नहीं करता, ना वो अपने डॉक्टर को बताता है, ना अपने घर को बताता है, ना अपने पड़ोस को बताता है, ना अपने यार मित्रों को बताता है। लेकिन दिन प्रतिदिन इसको लेके एक मनोवैज्ञानिक दबाव, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर पड़ता जाता है। अब उस साइकोलॉजिकल प्रेशर का असर उसके काम में, उसके समाज में रहने में, उसके व्यवहार सब में आता है। तो ये क्वेश्चंस तमाम लोग, हमारे भी हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं, तो ये सवाल करने से थोड़ा सा वो हिचकते हैं और सही से उत्तर नहीं दे पाते। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि डायबिटिक के पेशेंट्स को जो सेक्स प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, उसका क्या कारण है, और उसका यही तक नहीं निर्भर है, उसका निदान क्या है, कैसे हम उस सेक्स प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं ताकि हम बिना दबाव अपनी जिंदगी जी पाए। तो आगे शुरू करने से पहले एक बार ये बताना चाहूँगा कि जो भी हम मेडिसिन या कोई चीज़ बताते हैं तो वो मेडिसिन स्व चिकित्सा के लिए नहीं है। आप जब भी कोई मेडिसिन का उपयोग करिए तो किसी न किसी डॉक्टर से उसको समझ लीजिए, बूझ लीजिए, या नारायणीयम डाइबो केयर पर फोन करके भी आप उसका निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो सेक्स प्रॉब्लम आ रही है वो स्पेशली मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ डायबिटिक पेशेंट के लिए ही। तो जो सेक्स प्रॉब्लम आती है डायबिटिक की, तो दो है। देखिए, नॉर्मल पुरुष को जो प्रॉब्लम होती है वो ईडी की होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, और फीमेल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है वैजिनल ड्राइनेस की। तो ऐसा नहीं है कि खाली पुरुष को ही प्रॉब्लम होती है, पुरुष और महिला दोनों को प्रॉब्लम होती है। तो महिलाओं को जो प्रॉब्लम है वो वैजिनल ड्राइनेस की है, उसके लिए अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। और ये जो पुरुष की जो प्रॉब्लम है ईडी की, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ईडी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नेम, उसके 4 कारण हैं। आपके सामने 4 कारण दिए हुए हैं। पहला कारण ब्लड वेसल्स के रिलेटेड है, जो हमारी धमनियां हैं उसके ब्लड वेसल्स से वो रिलेटेड है, ठीक। दूसरा हार्मोनल है, ठीक। तीसरा है नर्व डैमेज, और चौथा है साइकोलॉजिकल। तो देखिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। तो जो हम नॉर्मल उस मुद्दे को डिस्कस करें, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटेगरीज होती हैं, तो मैक्सिमम नंबर्स, अगर 100 डायबिटिक पेशेंट का एक आप डेटा लेते हैं तो करीब करीब 80% लोग ब्लड वेसल्स के ही से ही प्रॉब्लम में ईडी डेवलप हुई है उनकी, ठीक। हार्मोन की अगर बात आती है तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटिक के कारण हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम शुरू से उनके साथ कहीं ना कहीं होगी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो ईडी की प्रॉब्लम पहले से थी कि डायबिटिक होने के बाद हुई है आपकी। पहले से थोड़ी सी रही होगी, डायबिटिक होने के बाद थोड़ा ज्यादा बढ़ गई। अब आ जाए नर्व डैमेज। नर्व डैमेज तो तब होता है जब ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होती है। जब इसकी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है और बहुत समय से आप डायबिटिक हैं, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से आप डायबिटिक हैं, तब चल के ये प्रॉब्लम आपको जनरेट होगी। लेकिन आजकल सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, अर्ली एज में भी ये प्रॉब्लम हो जा रही है। फिर आ जाते हैं साइकोलॉजिकल। देखिए, साइकोलॉजिकल, जब आपके ब्लड में हाई ग्लाइसेमिक लोड होगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ा होगा, तो ईडी डेवलप होगी। ईडी डेवलप चाहे वो ब्लड वेसल से क्यों ना हो, उसके बाद भी साइकोलॉजिकल प्रेशर एक व्यक्ति का आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने घर में रहता है, समाज में रहता है, कहीं भी रहता है, हमेशा साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहता है।
और जो सेक्स की जो क्रिया है वो पूरी ब्रेन से गवर्न होती है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी आप बहुत टेंशन में हैं, कभी बहुत प्रॉब्लम में हैं, कभी कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो आपको वो चीज करने में प्रॉब्लम होती है। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर जब बनता है तो आपको, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर खत्म होता है तो वो सही भी हो जाता है। लेकिन होता क्या है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनते बनते स्वयं आप मान लेते हो कि अमुक काम हम नहीं कर सकते। तो जब आपके अंदर डिफीटनेस है, जब आप हारने की कोशिश करते हो, तो ब्रेन आप पर हावी हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली ऐसा कवर कर देता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो। ठीक, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, बस खाली जज्बा होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, जो ईडी डेवलप हो रही है, क्यों हो रही है। देखिए, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, हाउ इट इज जनरेट एंड हाउ वी डू मैनेज इट। ये कैसे जनरेट होता है ईडी, और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं घर पे ही, बिना किसी डॉक्टर से मिले, बिना किसी जगह गए। अगर हम इसको समझ लेंगे इस वीडियो को, तो बड़ी इजीली से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे ब्लड है, ये वो ब्लड है जो हाई ग्लाइसेमिक, मतलब इसमें सब ये डायबिटिक पेशेंट का ब्लड है। ठीक, और ये वेसल्स है, ये वेसल्स पूरे शरीर में, ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में हमारे चलती हैं, पूरे शरीर में हमारी कवर्ड है ब्लड वेसल्स से। अगर इसके बारे में और विधिवत जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो दे दूंगा। मैंने वेसल्स पूरा एक चैप्टर पढ़ाया है और उसमें पूरा डीपली उसकी ज्ञान है कि कौन से वेसल्स कहाँ कैसे काम करता है। यहां अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं डायबिटिक रिलेटेड ईडी से। अब आ जाइए, थोड़ा वेसल्स के बारे में जानिए तो समझ में आएगा कि ये क्या है, इसका काम क्या है और क्या काम ये नहीं कर रही है। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि ये कोई ना कोई काम नहीं कर रहा, तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। देखिए, अगर इसको 3 भाग में हम बांट लें, भाग तो ज्यादा होता है लेकिन मसल्स के हिसाब से 3 भाग में अगर हम बांटें, तो जो बाहरी परत है, जो हमारे वेसल्स का बाहरी परत है, वो कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। ये किससे बना है? ये कोलेजन फाइबर से बना है। ये बहुत मजबूत होता है। ठीक, ये बहुत मजबूत होता है, ये कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। दूसरे पे अगर आ जाते हैं तो वो मसल फाइबर होता है, एलास्टिन उसे कहते हैं। ये मसल फाइबर है, ये भी इससे कम लेकिन मजबूत होता है। जो तीसरी परत है इसकी, इंडोथेलियम, जो तीसरी परत है इंडोथेलियम, प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है। यहां नहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती, और प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है क्योंकि काम भी यही करता है। जहां जो मेहनत करेगा वही जीतेगा या हारेगा, तो काम यही होता है। क्या होता है? और ब्लड प्रेशर या थिकनेस के कारण, ब्लड में थिकनेस के कारण अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो इसी इंडोथेलियम में ही होती है। अब ये जानिए कि इंडोथेलियम जो लेयर है, जो हमारे नर्व के इंडोथेलियम माने अंदर वाला जो लेयर है इंडोथेलियम, इसका काम क्या है? इंडोथेलियम बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है। बड़ा जो है केमिकल कंपोनेंट भी ये प्रोड्यूस करता है। ये बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है और बहुत केमिकल कंपोनेंट भी ये प्रोड्यूस करता है। आगे देखते हैं। अब सीधे सीधे आ जाइए मेन एनाटॉमी में। इसको थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा उल्टा है। ये पाइथागोरस का प्रमेय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। इतना उल्टा है कि आपको थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप पूरी ईडी को समझ जाएंगे। और अगर आप ईडी समझ गए तो ईडी को दूर करना 2 मिनट का काम आपके ऊपर होगा। देखिए, जब ये एक जेनेटिक सिस्टम है एक पुरुष का, तो जब ये मसल्स जो है, जब ये पेनिस जो है इसका रिलैक्स पोजीशन में होता है, जब ये रिलैक्स पोजीशन में होता है तब इसका मसल कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। ध्यान दीजिएगा, जब ये रिलैक्स पोजीशन पे होता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, और जब ये इरेक्टाइल पोजीशन पे होता है तो मसल्स रिलैक्स हो जाती है। मतलब उल्टा है। ये एक तरीके से सामान्य चीज का उल्टा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोई चीज खड़ा होना चाहिए और रिलैक्स होता है तो नीचे आना चाहिए। लेकिन यहां क्या है कि जब ये रिलैक्स पोजीशन पे होता है, फिर से समझा रहा हूं, समझिएगा।
जब ये रिलैक्स पोजीशन पे होता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक ना। और जब इरेक्ट पोजीशन पे होता है, जब खड़े पोजीशन पे होता है, तो मसल्स रिलैक्स पोजीशन पे हो जाती है। कैसे बताता हूं, इसको समझिए। और सोचने इसका उल्टा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए, जब किसी पुरुष को कोई स्टिमुलेशन मिलता है, कोई भी स्टिमुलेशन, जैसे उसको कोई चीज का स्टिमुलेट हुआ, तो उसके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, एक नर्व के माध्यम से एक सिग्नल जाता है, ठीक। तो जैसे ही ब्रेन पे वो सिग्नल पहुंचता है, तुरंत ब्रेन एक लौट के सिग्नल भेजता है। और वो सिग्नल कहाँ आता है? जो लौट के सिग्नल आता है, वो सिग्नल आता है एंडोथेलियम में, उसी जहां मैंने बताया था। और एंडोथेलियम का जब वो सिग्नल मिलता है तो एक केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। वो केमिकल है नाइट्रिक ऑक्साइड। यही का खेल आपको समझ में आएगा रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट का। जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है ब्लड में, तो रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स के पोजीशन में रिलीज, जब नाइट्रिक एसिड रिलीज होती है तो वो रिलैक्स होता है, जगह बना देता है, उसकी नलियां खुल जाती हैं। जब नलियां खुलती हैं तो ब्लड फ्लो तेजी से आता है। तो जब ब्लड फ्लो आ जाता है तो वो इरेक्टाइल पोजीशन में आ जाता है। समझ में आया? मैटर इतना ही है। जब नाइट्रिक एसिड आ जाता है तो वो इरेक्टाइल पोजीशन में हो जाता है, क्योंकि वो उसकी नसों को खोल देता है। जब खोलता है तो ब्लड फ्लो आता है, और ब्लड फ्लो के आने के कारण ही, रक्त के बहुत रफ्तार से आने के कारण ही मसल्स रिलैक्स होती है और रिलैक्स होती है, और आराम से आपका पेनिस फ्लो पोजीशन में आ जाता है, ठीक। अब वही ब्लड की जगह है, उस जगह को वो बंद रहता है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड आता है तो वो जगह खाली हो जाती है, खुल जाती है, तो ब्लड तेजी से आता है। यही है इसका पोजीशन। यही वो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो है नसों को ओपन करती है या बंद करती है, ठीक। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है तो नस ओपन हो जाती है और पेनिस जो है इरेक्टाइल पोजीशन में आ जाता है। ये तो मुद्दा आ गया कि ये प्रॉब्लम होती है और इसके वजह से ईडी डेवलप हो रही। अब ये मुद्दा ये है कि जब डायबिटिक पेशेंट होता है तो उस कंडीशन में उसको 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। पहली प्रॉब्लम, आप ये जानते हैं कि डायबिटिक, जब ब्लड में आपके ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है, जब आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो उस कंडीशन में सिग्नल ही ब्रेन को नहीं जाता है। देखिए, वो 3 तरीके होते हैं। उसका पहला तरीका ये है, 3 कारण है। उसका पहला ये है कि सिग्नल आपका स्टिमुलेट हुए, आप सिग्नल ब्रेन को गया, ब्रेन से सिग्नल वापस आया, और एंडोथेलियम जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड या तो बना ही नहीं पाया या तो कम मात्रा में बनाया। उस कंडीशन में भी आपका पेनिस इरेक्टाइल पोजीशन में नहीं आएगा या सेमी इरेक्टाइल में रहेगा। ये 1 पहली प्रॉब्लम। इसी से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम, यदि उसके बाद भी डैमेज की स्थिति आपने नहीं रोका तो दूसरा प्रॉब्लम, सिग्नल जाएगा, ब्रेन से वापस आएगा, लेकिन सिग्नल यहां पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा ही नहीं, ठीक। और तीसरी प्रॉब्लम कि उसके बाद भी आप नहीं चेते और आपकी स्थिति वही है, तो सिग्नल न जाएगा, न आएगा, न नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो किसी भी कंडीशन में पेनिस जो है इरेक्टाइल पोजीशन में नहीं आएगा। इसका फायदा तमाम नीम हकीम खतरे जान लोग ले लेते हैं। हर जगह इसी का विज्ञापन भरा हुआ है, चाहे नेट पे देख लीजिए, चाहे सड़कों के दीवालों पे देख लीजिए, हर जगह इसका विज्ञापन है। लेकिन इलाज इसका आपके पास है, उनके पास नहीं है। आप अगर जाएंगे एलोपैथ में तो सिडनाफिल वगैरह कुछ मेडिसिन हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन टैडालाफिल है, निडाफिल है, ये प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये कुछ टाइम के लिए। आपने उस मेडिसिन को लिया 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो जाहिर सी बात है आप शादीशुदा हैं,
आपको रेगुलर मीटिंग करनी है, तो उस कंडीशन में डेली इस दवा को आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से नुकसान कर रहे हैं वो, और कुछ समय बाद वो दवा काम करना बंद कर देगी। तो जब काम करना बंद कर देगी तब क्या करोगे? तो वो सब जो है तात्कालिक इलाज तो है, लेकिन परमानेंट रेमेडी नहीं है। परमानेंट रेमेडी आपके पास है, और क्या परमानेंट रेमेडी है वो मैं आपको बताऊंगा। करना आपको सिर्फ है, कोई दूसरे को नहीं करना है। तो प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि डायबिटिक पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती क्या है, ईडी कैसे डेवलप होती है। ठीक, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका काम सिर्फ जेनेटिक ऑर्गन तक ही नहीं है, इसका काम आपके पूरे जितने भी आपकी नसें हैं, जितनी भी आपकी धमनियां हैं, इन सभी पर है। अगर ये कम प्रोड्यूस हो रहा है तो आपकी जो धमनियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो वो कड़ी हो जाएंगी। कड़ी होंगी तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगा, और जब ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगा, हर जगह ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो आपके हार्ट को और मेहनत करना पड़ेगा ब्लड पहुंचाने के लिए। तो जब हार्ट ज्यादा करेगा कि ब्लड आपके ब्रेन या सारी जगह पहुंच सके, तो उसको क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से वो जा रहा है ब्लड। तो ईडी है तो कहीं ना कहीं से हाई ब्लड प्रेशर भी आपको है, हाई ब्लड प्रेशर है तो कहीं ना कहीं से ईडी भी आपको आज नहीं है तो कल डेवलप हो जाएगी, अगर आप डायबिटिक हैं तो। अब इसमें सबसे बड़ी समस्याएं आपने जब जान गई, अब इसका इलाज क्या है, कैसे ये हल हो सकती है। ये समस्या तो आ गई, अब ये समस्या डायबिटिक वाले हल कैसे करें, इस पर डिस्कस करते हैं। अब समस्या पर हल करने से पहले एक नॉर्मल एक चार्ट को हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बताया, डायबिटिक के मरीजों में नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक से प्रस्तुत नहीं हो पाता, अतः इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। अगर आपको हो गया है तो बढ़िया है, अगर नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा। इलाज आप आज से ही देख के रखिए। आप डायबिटिक हो मतलब हाई ब्लड शुगर है, तो लो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूशन होता है आपका, और अगर आपका लो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन हो रहा है तो मसल्स आपकी कंट्रैक्शन जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ड हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका कम हो रहा है, आपका ब्लड वेसल्स हार्ड हो रही है, तो पहला तो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपको हाई बीपी हो जाएगा। ये दो प्रॉब्लम्स ये चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। अब हम आ जाते हैं कि हम इसमें क्या करें कि हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही हो जाए, क्योंकि नर्व डैमेज के स्टेटस में तो जितना डैमेज हुआ है यहां तो आप बचा सकते हो अपने आप को, आप फिर से पहले जैसे हो जाओगे, लेकिन अगर आपका नर्व डैमेज होता है तो फिर पहले जैसे नहीं हो सकते, जितना डैमेज है वो डैमेज ही रहेगा। ठीक, तो अब हम लोग इस पर बढ़ते हैं कि ये सही कैसे होगा। अब हम ऐसा क्या कर दें कि नाइट्रिक एसिड हमारा बढ़ जाए, और नाइट्रिक एसिड हमारा बढ़ जाए ताकि हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा बवाल से छुट्टी मिल जाए और हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चल सके। ठीक, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला काम तो हम ये कर सकते हैं, HbA1c को 5.7 से नीचे रखिए। आप अपना HbA1c आपने चेक कराया है, तो ये HbA1c क्या है ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, हमारा लिंक है, HbA1c पे हमारा वीडियो है, और 5.7 से नीचे क्यों रखें ये भी उसमें बताया गया है। ठीक, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां इतना समझिए कि HbA1c जो जांच है उस जांच को 5.7 से नीचे रखिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपके जो भोजन है उसमें ग्लाइसेमिक लोड कम हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ऐसा भोजन करिए, या तो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम से जुड़िए ताकि आप अपनी डायबिटिक को रिवर्ट कर सकें, कम हो सके और ईडी से आपको छुटकारा मिल सके, पहला। दूसरा, प्रतिदिन के खाने में सब्जियों को बढ़ाएं, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा दीजिए। अगर एंटीऑक्सीडेंट आप बढ़ाते हैं तो यही एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, शरीर में कहीं टूट फूट कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रिपेयर करता है। ठीक, तो सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होता है, आप अपने भोजन में सब्जियों को बढ़ा दीजिए। आयुर्वेद के सेक्शन में आते हैं तो एक बड़ी चीज है शिलाजीत। शिलाजीत को मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा किसी चीज का
यौन क्या गुप्त रोगों का कोई बहुत बड़ी दवा है, लेकिन नॉर्मल एक चीज मैं बताऊंगा, शिलाजीत एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारत में कि किसी भी कंडीशन में यहाँ तो अल्ट्रेशन इतना ज्यादा है कि साला शुद्ध मिलता ही नहीं है। अगर शुद्ध शिलाजीत आपको मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं। उसको लेने से आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो प्रॉब्लम में थोड़ी सी आसानी मिलेगी, लेकिन साथ में आपको ये कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक गिलास में छेद कर दीजिए और उसमें समुद्र भर दीजिए वो चूता रहेगा। ठीक, अगर हाई ग्लाइसेमिक लोड का भोजन आपके खाने में आता जा रहा है, डेली आता जा रहा है, तो आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी इलाज करेंगे, वो सही नहीं होगा। तो सबसे पहला और अनिवार्य तो ये है कि HbA1c जो जांच है, इसकी रिपोर्ट को, इसका जो संख्या है उसको जितना भी है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, उसको कम करिए और 5.7 से नीचे ले आइए। वो कम कैसे होगा, उसके लिए डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम का मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और आप तमाम लोग उस पर काम कर रहे हैं, आप उनको भी देख के समझ सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके से आपका डायबिटिक नीचे आनी चाहिए, ताकि आपकी ईडी सही हो सके। ठीक, खाने में आपको सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए, सब्जियों में और जहां तक शिलाजीत की बात है, शिलाजीत पर अलग से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, मेरा उस पर शोध जारी है, क्योंकि शिलाजीत के बारे में बहुत ज्यादा कहीं एविडेंस नहीं मिलता है, खोजने में बड़ी दिक्कत होती है। खोज के हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आयुष मंत्र हमेशा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो सच हो, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा है, वही प्रस्तुत करते हैं। हम ऐसी सुनी सुनाई बातें यहाँ अपने वीडियो में प्रस्तुत नहीं करते। तो उस पर काम चल रहा है, उसका वीडियो भी आप शीघ्र ही आ जाएगा, ताकि आप शिलाजीत को पसंद देख सकें, पहचान कर सकें कि शुद्ध कैसे आपको मिल सके। ठीक, अब तीसरी चीज होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में वो एक्सरसाइज जिसको बहुत शुरू से हमारे यहाँ पहलवान करते आए, दंड बैठक। चाहे अगर आपके घुटने में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पकड़ के भी दंड बैठक कर सकते हैं। और आप आराम से थोड़ा थोड़ा अगर करने लगेंगे तो पेल्विक के इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और आपको लाभ मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आप अगर अपनाते हैं, तो हमने आपको बताया कि ईडी कैसे डेवलप होती है, वो सारी चीजें आप ईडी से लाभ पा सकते हैं। अब हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। कोशिश करते हैं कि आप लोगों से जो समस्या जनरेट हो रही है, वो समस्या का उत्तर आपको साइंटिफिक तरीके से, बढ़िया तरीके से दे सके। आयुष मंत्र के पूरे टीम को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।